Good morning, student. As we all know that our chapter globalization is continued. We will talk about foreign trade. जैसे अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या ट्रेड बैरियर है, मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने कौन कौन से ट्रेड बैरियर लगाने शुरू किए। तो इंडिया not only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. Note that all developed countries during the earlier stage of the development have given protection to domestic products through a variety of means. ना सिर्फ ट्रेड बैरियर्स लगाया गया मशीनरी पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेट्रोलियम पे, नोट दैट जो डेवलप, आप ये सब जान लीजिए कि जो डेवलप कंट्रीज़ थी पहले के टाइम पे, डेवलपमेंट की जो अर्लियर स्टेज हुआ करती थी, हैव गिवन, उन्होंने क्या दिया, प्रोटेक्शन दिया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वैरायटी ऑफ अलग अलग तरीक़ों से। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। 1991 में क्या हुआ, कुछ चेंजेस किए गए पॉलिसीज़ में, ट्रेड की पॉलिसीज़ में। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विथ प्रोडक्शन अराउंड द ग्लोब। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि दैट द टाइम हैड कम, कि टाइम आ गया है इंडियन प्रोड्यूसर्स की कि वो कम्पीट करें प्रोड्यूसर्स के साथ, मतलब वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके साथ कम्पीट करना शुरू करें। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। अब ये कहा गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जब वो कम्पीट करेंगे, ओबियस है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपकी क्लास का देती हूँ मैं। क्लास में क्या है, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे तभी तो हमें अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि हम कहाँ फेल हुए। लेकिन अगर हम कम्पीट ही नहीं करेंगे, सबके अगर सिमिलर नंबर्स आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कंपटीशन किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्लास हो, किसी भी चीज़ में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको बाहर की कंट्रीज से कम्पीट करना ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि उनकी जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं और वो इम्प्रूव कर सके अपनी क्वालिटी को। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो डिसीजन है इसको किसने सपोर्ट किया? जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जो जितना भी ट्रेड होता है कंट्रीज़ के बीच में, उसको कौन लुक आफ्टर करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी आगे इस टॉपिक के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। दस इसीलिए जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, उनको हटा दिया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. जो goods and services हैं उनको easily export और import कर सकते हैं, और जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं? फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को यहाँ सेटअप कर सकती हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट, व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इट्स अ 1 marks क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is liberalization? That means removing barriers or restrictions set by the government. Barriers और restriction को remove करना जो गवर्नमेंट ने सेट की है, इसको क्या कहा जाता है? liberalization. With liberalization of trade, business are allowed to make decision fairly about what they wish to import or export. ये decision लेना बहुत आसान हो गया कि क्या हम import करना चाहते हैं और क्या हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड इट देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिए थे, इसीलिए अब कहा जा सकता है कि क्या है, वो लिबरल है, यानी कि फ्री है। लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्रॉम ट्रेड, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पे नहीं ली जा सकती है। जो हम चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो हम चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लीगली होना चाहिए, वो लीगली सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो लुक आफ्टर करती है कि कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके का और किन शर्तों पे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई डिफरेंसेस ना आए, तो उस चीज़ को लुक आफ्टर कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इट्स ऑल्सो इन 1 marks क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO? दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some powerful international organization. हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ये सपोर्ट करता है, कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज उसको सपोर्ट करते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट
ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इनका क्या कहना है WTO का कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ठीक है, वो हार्मफुल है किसके लिए, जो ट्रेड बैरियर है। यानी कि क्या होना चाहिए, जो ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, यानी कि हम इजीली जो है ट्रेड को कर सकें। Therefore, there should be no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policy. यानी क्या करना चाहिए, जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको फ्री कर देना चाहिए लिबरलिज्म से अपने ट्रेड को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन वन सच ऑर्गेनाइजेशन दोज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है कि लिबरलाइज करे किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को, फ्री कर दे हर ट्रेड बैरियर से। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO established rule regarding international trade and see that these rules are obeyed. Nearly 160 countries of the world trade are currently members of WTO. How many countries? 160 as on June 2014 के अकॉर्डिंग 160 जो कंट्रीज़ हैं वो करंटली मेंबर हैं WTO का काम क्या होता है कि उसने जो रूल और रेगुलेशन बनाई हैं कंट्रीज़ में ट्रेड के लिए, उसको देखना कि कंट्रीज़ उसको ओबे कर रही हैं या नहीं, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर ट्रेड्स के रिगार्डिंग कंट्रीज़ के बीच में होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम भी किसका होता है, WTO का होता है, ठीक है। तो WTO इज सपोज्ड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, और जो WTO ये क्या अलाउ करता है, फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इन प्रैक्टिस it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade in agriculture product. देखिए क्या है कि WTO देखती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहीं इन रूलों को डिसोबे तो नहीं कर रही हैं। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी क्या करता है, क्या प्रेशराइज करता है WTO कि जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको वो फ्री करें। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एग्रीकल्चर का, ठीक है, एग्रीकल्चर से भी जो फ्री फ्लो है ट्रेड है उसको जो भी ट्रेड बैरियर लगाए गए हैं उनको फ्री किया जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में, सॉरी इन द लास्ट 20 years, अगर हम 20 साल की बात करें पिछले, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। व्हाट हैपन बीन इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, लेट अस लुक एट सम एविडेंस। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर। किसने इसको एडवांटेज, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो सीधे सीधे इफेक्ट हुआ है, जो सीधे सीधे एक आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस मिला है, वो किसको मिला है, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज के हैं वेल सेक्शन मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर who now enjoy improved quality and lower prices for several products. As a result, these people today enjoying much higher standard of living than was possible earlier. देखिए ये क्या है कि पहले मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन ने बायर्स को चॉइस दी है। भाई आप मार्केट में जाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक मॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिनिक्स मॉल का, ठीक है। वहाँ आपके पास अगर हम फुटवेयर की बात करते हैं तो फुटवेयर में आपके पास चॉइसेस है, आप बाटा लें, मोची लें, वुडलैंड लें, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लॉथिंग की बात करते हैं, आप वैन हुसैन लें, आप एलन शॉली लें, आप मोंटी कार्लो लें, आप फैब इंडिया में जाएं, तो देयर इज़ अ चॉइस बिफोर द बायर्स कि व्हाट दे कैन चूज़, व्हाट दे कैन वियर इन लोअर प्राइजेस में। सेल भी लगती है, आप देखते हैं कि ये जो एंड ऑफ द सीज़न होता है, स्टार्ट ऑफ द सीज़न होता है, इसमें क्या है, सेल लगती है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। Firstly, MNC have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. Obvious है, मैंने भी आपको MNC में जब स्टार्ट किया था MNC मैंने आपका, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि MNC ने क्या किया है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अपने फैक्ट्रीज़ को सेटअप करना शुरू किया। और इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ही पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये बताया गया है कि पास्ट 20 ईयर्स से क्या है,
इन्वेस्ट होना शुरू हुआ है, दैट मीन्स कि वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए इन्वेस्ट हो रहा है। MNC हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई हैं? सेलफोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड हैं, सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज हैं। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। यहाँ पे क्या है, इन प्रोडक्ट्स को बहुत सारे बायर्स, अच्छे बायर्स मिले हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, और इन इंडस्ट्रीज में क्या है, नई नई जॉब जो है वो क्रिएट हुई हैं। ठीक है। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल, जो लोकल कंपनीज है वो भी इनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। और यही एक रीज़न है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप्ड हो रही हैं। ठीक है। सेकेंडली, जो सेकेंड रीज़न है, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं उनको बेनिफिट हो रहा है इस इन कंपटीशन से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको आगे बढ़ना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको लानी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लाना है, तो आपको कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा। और जब MNC आएगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट करेगा, और जब कम्पीट करेगा दैट मीन्स कि जो हमारी इंडियन मार्केट है उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से बेनिफिट होगा। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नई नई टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन मेथड्स में, और रेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को। मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, हम कम्पीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं हम उसका जो स्टैंडर्ड है उसको कहीं ना कहीं हम मेंटेन करेंगे। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। मैंने आपको बताया था, मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था कि जो मारुति सुजुकी है वो उसके साथ क्या है, कोलैबोरेट हुआ था। ठीक है। फॉरेन कंपनीज के कोलैबोरेट किया था इंडियन कंपनीज ने जापानीज कंपनीज के साथ, तो वो भी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी लोकल कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge in a multinational themselves. Obvious है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा तो क्या हुआ, जो इंडियन कंपनीज थी वो इमर्ज हुई किसमें, मल्टीनेशनल कंपनीज में। जैसे एग्जांपल है टाटा मोटर्स, ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स का जिसका काम है। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने एज ए MNC वर्क किया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज। जो ग्लोबलाइजेशन है इसने क्या क्रिएट किया है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया है कंपनीज़ के लिए। क्या प्रोवाइड किया है, सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT, उनके लिए जो IT में इन्वॉल्व हैं। इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, जो इंडियन कंपनी है उसने क्या प्रोड्यूस किया है, एक मैगजीन को प्रोड्यूस किया है। यानी कि जितनी भी हमारी जो कंपनियाँ आती जा रही हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, है ना। जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं लेके आ रहा है इनको, कहीं ना कहीं इनको डेवलप कर रहा है। क्या, ग्लोबलाइजेशन उसको कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। ठीक है। और MNC जो है, MNC क्या है, ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ MNC जो बाहर से जो फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं वो क्या लेके आ रही हैं, कहीं ना कहीं से एक कंपटीशन लेके आ रहे हैं। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल। और इसी एग्जाम्पल क्या है, जो इंडियन कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है एक मैगजीन को, जो कहाँ से बिलोंग करती है, लंदन से बेस्ड कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, और कॉल सेंटर्स हैं, ये क्या है, सम एग्जाम्पल्स हैं। बिसाइड अ होस्ट ऑफ सर्विस सच एज अ डेटा एंट्री, क्या डेटा एंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये सारी सस्ती जो सर्विसेज हैं वो कहाँ जा रही हैं, हमारी जो हमारी बाहर की जो कंपनी है उनमें मर्ज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या है, ग्लोबलाइजेशन से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से बाहर की जो सर्विसेज हैं, देखिए एक तो था ट्रेड बैरियर की वजह से क्या हुआ, जब हमें लिबरलाइजेशन मिला, ठीक है, लिबरलाइजेशन मिला तो लिबरलाइजेशन में हमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। लिबरलाइजेशन की वजह से जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, राइजिंग कंपटीशन हुआ।
जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं राइज होना शुरू हुआ। अब जो बैटरीज कैपेसिटर्स है, प्लास्टिक है, टॉयज़ है, टायर्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैव बीन हिट hard due to the competition. Several of the units have shut down and rendering many workers jobless. The small industry in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. देखिए कहीं अगर इसका बेनिफिट हुआ है तो कहीं इसका क्या हुआ है, कहीं इससे हमें डिसएडवांटेजेस भी मिले हैं। अब देखिए कि कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये इसके सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। पहला क्या है, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमने इसके क्या पढ़े थे, अभी तक हमने इसके बेनिफिटेड पढ़े थे। अब हमने क्या पढ़े हैं इसके, हम इसके ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स में हमारा सबसे पहला है राइजिंग कंपटीशन, अगर हम कंपेयर करते हैं। दूसरा हमारा आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें पहला क्या है हमारा, competition and uncertain employment. Globalization and the pressure of competition have substantially changes the lives of workers. Obviously इसने जो वर्कर्स की लाइफ है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। Faced with growing competition, more employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that workers jobs are no longer secure. अब क्या किया है इन्होंने, कहीं ना कहीं इससे क्या है, जो जॉब सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट आया है। जो एक कंपटीशन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि जो प्राइवेट फर्म्स की जो जॉब होती है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर होती है। कहीं आपको अगर चीप लेबर प्रोवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब है वो जॉब की इनसिक्योरिटी हो जाती है। लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो लोकल मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देती हैं और वर्ल्ड वाइड ये चीपेस्ट गुड्स को देखती हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना इनका वो होता है। उसके बाद क्या करती हैं, ये बाय करती हैं इंडियन गारमेंट से, ठीक है, और उसकी खुद की कॉस्ट काट, एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस। रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं हो सकती। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, लेबर कॉस्ट को काटता है। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली अ टेम्परेरी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर फॉर द होल ईयर। ओबियस है कि भाई अपना तो प्रॉफिट काटेगा नहीं, तो सीधे सीधे किस पे जाएगा, वो लेबर कॉस्ट पे जाएगा। जहाँ लेबर परमानेंट होती थी, अब यहाँ पे क्या है, लेबर जो है टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं। टेम्परेरी बेसिस का मतलब होता है कि पूरे साल उनको ज़रूरी नहीं है कि काम मिले या उनको उनके काम के लिए पे हो। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ओबियस है, प्राइवेटाइजेशन है तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। पहले भी मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो ये जो हमारा एमएनसी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, दैट मीन्स की जो वर्किंग आवर है, वर्किंग पीरियड है, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो चाहे डे शिफ्ट हो, कई बार क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन, और जब पीक सीजन होता है तब तो खासकर होती हैं, चाहे नाइट शिफ्ट हो आपकी चाहे डे शिफ्ट हो। Wages are low and the workers are forced to work overtime to make both end meets. इरेगुलर वेजेस होते हैं, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, और वर्कर्स को फोर्स किया जाता है ओवरटाइम करने के लिए, लेकिन उनको ये काम करना पड़ता है। वाइल दिस कंपटीशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर हैज़ अलाउड द एमएनसी टू मेक लार्ज प्रॉफिट, वर्कर्स आर डिनाइड दिस फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। हालांकि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं गारमेंट सेक्टर में, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं वो उन्हें इस प्रॉफिट का कोई भी शेयर नहीं मिल पाता है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स and the hardship of the workers described above have become common to many industrial units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sector. Moreover, increasingly condition of work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. Workers in the organized sector such as Sushila no longer get the protection and benefits that they enjoyed earlier. देखिए क्या है कि जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ज़्यादातर जो हमारा वर्कर्स है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की ज़्यादा है, तो जो ज़्यादातर हमारा वर्कर है वो किस में है, हमारा इंडस्ट्रियल में काम करता है, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने से उनको वो बेनिफिटेड नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अब हम ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द स्ट्रगल ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन।